प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9 का गणित निरंतर पढ़ रहे हैं और कक्षा 9 के गणित में अभी तक हमने 4 अध्याय पूरे किए हैं। 5वां अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं। 5वां अध्याय जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति। यूक्लिड की ज्यामिति, ये अध्याय 5 है और वैसे तो ये परीक्षा में मात्र 2 अंक का आता है, लेकिन हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए इस अध्याय में क्या है। तो 2 अंक का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आता है, तो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या हो सकती है कि आपको 2 मिल जाए या 2 अंक का एक क्वेश्चन मिल जाए। तो ये बोर्ड पे आज मैंने इसलिए बहुत सा लिख लिया है कि इसे आप देखें और कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आप किताब से आपको ढूंढने में आसानी होगी। और पूरी इसकी मैं चर्चा करूंगा। यदि मैं आपके सामने अभी बोर्ड पर लिखता तो मुझे 15 मिनट लगते। मैंने इसको पहले से लिख लिया है। बात है यूक्लिड ज्यामिति। सबसे पहले हम ज्यामिति को समझें। ज्यामिति एक ऐसा गणित है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, आप पढ़ते आए हैं अभी 6ठी 7वीं 8वीं में, बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ऐसी आकृतियों का जहां अध्ययन करते हैं जिस विषय में गणित की वह शाखा ज्यामिति कहलाती है। तो यूक्लिड ने ज्यामिति से संबंधित कुछ बातें की थी। आप सोचेंगे यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। लगभग 3री शताब्दी में, 3री 4थी शताब्दी में, मतलब आज से लगभग 1700 वर्ष पूर्व यूक्लिड नाम के एक गणितज्ञ हुए थे। जैसे विज्ञान से वैज्ञानिक और गणित के गणितज्ञ, जो गणित का बहुत ज़्यादा जानते हैं उन्हें गणितज्ञ कहा जाता है। तो यूक्लिड ने उस समय आज से 1700 साल पहले कुछ बातें कही थी, उस ज्यामिति में चर्चा की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि वो चीज़ें आज भी सही हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले ये बात जो कही गई वो आज भी सही है, तो यूक्लिड की ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। तो अब यूक्लिड की ज्यामिति मतलब उस समय आज से 1700-1800 साल पहले क्या था, उन्होंने क्या शुरुआत की थी, क्या क्या बताया था, तो उनसे हम चर्चा करते हैं। तो उनके समय जो शुरुआत थी महत्वपूर्ण बिंदु के, उस काल में बहुत पुराना प्राचीन काल था। उस समय गणित का जो ज्ञान था, उस समय सुलभ सूत्र ज्यामिति रचनाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ये आज की बात नहीं है, हजारों वर्ष पूर्व की बात है कि जो ज्यामिति के से संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे उनको सुलभ सूत्र कहा जाता था। एक एक चीज़ को याद करना, एक एक चीज़ को लिखना है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। पाठ को यहीं से समझें आप कि यूक्लिड की ज्यामिति के समकालीन क्या क्या बातें हुई थी उस समय। पहला है सुलभ सूत्र ज्यामिति रचनाओं से महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आता है या जोड़ी मिलाने में आएगा कि सुलभ सूत्र ज्यामिति रचनाओं से महत्वपूर्ण ग्रंथ। फिर है दूसरा, घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्गाकार एवं वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग होता था। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम जानते हैं कि जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ की आहुति जिस चीज़ में दी जाती है उसे हम वेदी कहते हैं। तो अब वेदी कैसी होती थी? वर्गाकार और वृत्ताकार। वर्गाकार मीन्स ऐसी जिन वर्ग के आकार की, और वृत्ताकार ऐसी वेदियां बनाई जाती थी। समझ में आया? वर्गाकार कब? जबकि घरेलू, घर में अगर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वेदियां उस समय ऐसी बनती थी। तो ये सब ज्यामिति से संबंध है, व्रत भी और वर्ग भी। उस समय ये ज्ञान था लोगों को कि व्रत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। ये बताने की इस पाठ में कोशिश की गई कि उस समय ये चीज़ों का ज्ञान था। और यदि सार्वजनिक पूजा स्थलों पर बात करें, कहीं सार्वजनिक रूप से कोई पूजा अर्चना हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, तो उधर पे क्या होता था? आयताकार और त्रिभुजाकार वेदियां बनती थी। आयताकार मतलब ऐसी जिसकी ये वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, आयत की सामने की भुजाएं। और त्रिभुजाकार वेदियों का इस्तेमाल किया जाता था। एक एक चीज याद रखना है आपको, ठीक है? कि घरेलू उपयोग में कैसी वेदी लगती थी और सार्वजनिक जगह अगर पूजा अर्चना हो रही है तो वहां पर किस प्रकार की वेदियों का निर्माण की। इससे क्या पता चलता है कि इतने प्राचीन काल में भी हमारे जो गणितज्ञ थे उनको गणित का ज्ञान था, उनको आकृतियों का ज्ञान था। इसी को हम ज्यामिति कहते हैं। फिर एक गणितज्ञ थेल्स यूनान के थे। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। यूनान एक देश का नाम है और थेल्स एक गणितज्ञ का नाम है। ये महत्वपूर्ण गणितज्ञ हैं, इन्होंने बहुत सी प्रमेय बनाई हैं। तो थेल्स पूछा जाए कहाँ के थे तो आप कहेंगे यूनान के थे। थेल्स यूनान के थे। गणितज्ञ यूक्लिड अलेक्जेंड्रिया के थे।
गणितज्ञ यूक्लिड जो जिनके पाठ नाम से कहाँ के थे, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया मतलब मिस्र देश में, भारत के नहीं थे ये, भारत से बाहर के थे, अलेक्जेंड्रिया के थे। थेल्स का प्रमुख शिष्य एक पाइथागोरस था। ये जो 3 नाम आप देख रहे हैं ना, थेल्स, पाइथागोरस और यूक्लिड, ये इन्होंने पूरे विश्व में गणित की एक बुनियाद रखी है। हमारे यहाँ से भी थे, आर्यभट्ट थे गणितज्ञ, उनका नाम भी लिया जाता है बड़े सम्मान से, उन्होंने भी खोज की है, शून्य की खोज की थी। तो ये बातें आपको याद करना है, किताब में नोट करना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है, महत्वपूर्ण बिंदु। आप जब किताब खोलेंगे, अध्याय 5 खोलेंगे, तो ये चीज़ें भी ढूंढने की कोशिश करें कि सर ने ये कहाँ से लिखाई हैं, ठीक है। और भी कुछ बातें आपको अच्छी लगें तो वो नोट कर सकते हो। यूक्लिड ने एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी ये? यूक्लिड ने एलिमेंट्स नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ये सब आपकी किताबों में मिल जाएगा और व्यवस्थित किया था। यूक्लिड ने एलिमेंट्स नामक एक पुस्तक लिखी थी जो गणित की थी, गणित के विषय से संबंधित थी, और उसमें 13 अध्याय थे। एक एक चीज को पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स पुस्तक किसने लिखी थी, उसमें कितने अध्याय थे। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये छोटा पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, इसलिए आपको मैंने ये बोर्ड पे लिखे कुछ बातें, कुछ और बातें होंगी जो मैं बताता रहूँगा। तो वीडियो को रोक के आप ये सारे बिंदु अपनी जो नोटबुक है आपकी गणित की, उसमें नोट करेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए ये मिटाऊंगा। फिर बात आती है अभिग्रीत या अवधारणा। एक शब्द है गणित में, अभिग्रीत या अवधारणा का क्या मतलब है, ये हमें समझना होगा। तो अभिग्रीत या अवधारणा ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो सर्वव्यापी सत्य हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात कुछ ऐसी बातें गणित में कह दी गई हैं जो अभिग्रीत, अभी हम नीचे पढ़ेंगे, यूक्लिड ने कुछ अभिग्रीत दी थी कि उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं सिद्ध हैं, उनका उपयोग हम दूसरी चीज़ों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, तो वो अभिग्रीत या अवधारणा कहलाती हैं। तो इसको याद कर लेना कि अभिग्रीत क्या होती है, ये स्वयं सिद्ध चीज़ें हैं और इनका उपयोग हम दूसरी चीज़ों को सिद्ध करने में, जैसे एक साधारण बात कहें कि सूर्य पूर्व से निकलता है, अब इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, आप कहें कि उनको सिद्ध करके दिखाएं तो उनको आवश्यकता नहीं होती। तो अभिग्रीत या अवधारणा ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो सर्वव्यापी सत्य होती हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब जब आप कॉपी में लिखें तो ऐसे नहीं लिखना कि यहाँ ये लिख लिया, बाजू में ये लिख लिया, ये आपको सेपरेट लिखना है, ये अलग बात लिखना है, ये परिभाषा अलग लिखना है, फिर यूक्लिड की अभिग्रहित लिखना है। ये पाठ की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना, उतार लेना, क्योंकि बीच में जो लिखा है उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूँगा, आपको बताऊँगा। इधर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बताऊँगा, वो भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात होती है यहाँ से शुरू, जो बीच में लिखा हुआ है अभिग्रहित। यूक्लिड ने जो जिसके नाम से ये पाठ है, जो गणितज्ञ थे, सम्मानीय थे, उनने कुछ अभिग्रहित दी थी। अभिग्रहित का मतलब स्वयं सिद्ध बातें, इनका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। अब इनने कौन सी अभिग्रहित दी थी? पहली, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के भी जो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, वे आपस में भी बराबर होंगी। जैसे मैंने कहा, पहली अभिग्रहित के बारे में मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, और मान लो एक x वस्तु है और एक y वस्तु है, मान लिया एक ही वस्तु के बराबर हैं। उन्होंने कहा साहब x भी z के बराबर है और y भी z के बराबर है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, ये दो अलग अलग वस्तुएं थी, किसी एक वस्तु के बराबर थी, x बराबर है z के और y बराबर है z के। इसका मतलब वो क्या होगा कि x और y भी आपस में बराबर होंगे। इस पहली बात को समझना है, याद तो करना ही है कि वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर है, x भी z के बराबर है, y भी z के बराबर है, तो x बराबर z होगा, x बराबर y होगा, क्योंकि x भी z के बराबर था, y भी z के बराबर था, इसलिए ये दोनों भी बराबर। ये इसका पहली बात का मतलब है, पहली अभिग्रहित का। तो इसको ध्यान रखना है, इसको समझना है कि पहली अभिग्रहित का मतलब क्या है। ये नहीं बनाना चित्र आपको, और जितनी सुंदर राइटिंग में लिख सकें अच्छे से अच्छा लिखें। अब बहुत से बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप भी बहुत अच्छा काम करें। दूसरा है, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। x बराबर y, मान लिया
एक्स और वाई बराबर है। अब कोई बराबर को हमने लिया, एक्स में भी 5 जोड़ दिया और वाई में भी 5 जोड़ दिया, तो कह रहे हैं साहब ये भी बराबर होगा। बराबर को, बराबर चीज क्या थी? 5। बराबर को बराबर में जोड़ा जाए। एक्स और वाई बराबर थे, मान लिया एक्स और वाई बराबर थे, इसके पास भी 10 रुपये थे, इसके पास भी 10 रुपये थे। अब 5 इसमें भी जोड़ दो तो 5 इसमें भी जोड़ दो, तो वो पूर्ण भी बराबर, पूर्ण क्या बन गया? 15, 15 15 भी बराबर होंगे। समझना इसको, बराबर को बराबर में जोड़ा जाए। ये 10 रुपये थे तो बराबर 10 रुपये थे। अब हमने कहा साहब 5 5 बराबर होते हैं, दोनों तरफ जोड़ दो, तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। बराबर को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबर को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, मतलब 15 15 भी बराबर। ये बहुत शुरुआती गणित था। क्या था? तो आज हमें लगेगा कि ये कोई बात नहीं हुई कि साहब ऐसा तो हो गई, लेकिन उस समय ये गणित जो था ये बहुत बड़ी बात थी, गणित की शुरुआत थी, और ये बातें कही गई थी जो आज भी सत्य मानी जाती हैं, अभिगृहीत होती हैं। अभिगृहीत का मतलब स्वयं सिद्धा। इसी तरह बराबर को बराबर में से घटाया जाए। एक्स और वाई बराबर हैं, इसमें से मान लो हमने 5 5 घटा दिए, बराबर मतलब 5 5, एक्स में से भी 5 घटा दिए और वाई में से भी 5 घटा दिए, तो बराबर ही बचेंगे। मान लो एक्स 30 रुपये थे, वाई भी 30 रुपये थे, क्योंकि ये बराबर है। अब इनमें से हमने 10 रुपये इसमें से भी घटा दिए, 10 इसमें से भी घटा दिए, तो ये 20 बचेंगे, ये भी 20 बचेंगे, तो ये बराबर। बराबर को 10 जो है बराबर है, बराबरों में से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इनसे बहुत सी चीज़ें सिद्ध की गई हैं, इनको समझना है और याद करना है। ये सब अभिगृहीत याद होना चाहिए आपको कि उसकी 7 अभिगृहीत कौन कौन सी थी, परीक्षा में लिखने को आए तो हम लिख सकें। फिर वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का आशय, मैंने एक रेखा खींची ए बी, मैंने कहा साहब इसी पे मैंने सीढ़ी खींच दी, ये संपाती हो गई। संपाती मतलब एक के ऊपर है, तो ए बी और ऊपर हमने इस पर सीढ़ी खींच दी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर। जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को पूरी तरह से ढक लेती है तो वो निश्चित रूप से बराबर होगी। कोई भी 2 चीज़ें ले लें आप, जो एक के ऊपर एक रख दिया जाए और पूरी तरह से इसको ढक ले, एक रूपता दिखे, तो वे संपाती कहलाती हैं, वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, ये थी आपकी चौथी। 5वें में क्या लिखा हुआ है? अभिगृहीत की परिभाषा अलग से लिखना, यूक्लिड की अभिगृहीत अलग से लिखना, सुंदर राइटिंग में लिखें आप और अच्छे से इनको हल करें। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, इसको पढ़ें, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। 5वां बिंदु लिखा हुआ है, पूर्ण अपने भाग से। अच्छा, एक मान लीजिए एक कोई चीज पूर्ण है, मान लीजिए एक वर्ग है, एक पूर्ण है, ये छोटे छोटे इससे मिलके बना है बिंदुओं से। ठीक है, तो पूर्ण क्या हो गया? वर्ग। पूर्ण क्या बन गया है? पूर्ण को माना है हमने वर्ग जो पूर्ण है, और उसका भाग क्या है? बिंदु बिंदु से मिलके बना है। काय से मिलके बना है? बिंदु। या इसको हम कहें कि एक रेखा है, रेखा है। रेखा काय से मिलके बनती है? बिंदुओं से मिलके बनती है। जब बहुत सारे बिंदु मिलते हैं, बिंदुओं के समुच्चय को हम रेखाखंड या रेखा कहते हैं। मान लो रेखा, तो इसमें पूर्ण क्या कहलाएगा? रेखा, और उसका भाग क्या है? बिंदु। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई भी पूर्ण चीज अपने छोटे से भाग, जिन भागों से मिलकर बनी है, उनसे बड़ी होती है। डेफिनेटली ये सही है, सत्य है, स्वयं सिद्ध है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। समझ गए आप इसको? पूर्ण क्या थी? रेखा, उसका भाग छोटा क्या था? बिंदु। या वर्ग एक पूर्ण है, वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। मान लीजिए बोर्ड है, ये पूर्ण है, ये छोटे छोटे से गत्तों के पार्टिकल्स देखे जाएं, सूक्ष्मदर्शी देखे जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, तो पूर्ण हो गया बोर्ड। और वो छोटी चीज़ क्या हो गई? वो बिंदु, एक गत्ते का टुकड़ा जिससे जोड़ जोड़ के ये बोर्ड बना है, तो वो हो गया छोटा भाग। पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने ये तो बिल्कुल सही बात है। एक वस्तु x है, इसके एक ही वस्तुओं के दुगने, मान लो x y 2 है, ये दोनों बराबर हैं। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर, इसका 2x बराबर 2y भी होगा, दुगना कर दें तो भी वो बराबर होगा। x y को एक ही वस्तु माना है कि यदि 2 वस्तु हैं, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु अगर है अपने पास, एक ही वस्तु न मान के 2 वस्तुएं मान लें, 2 वस्तुओं के दुगने,
यदि दो वस्तुएं बराबर हैं तो उनके दुगने भी बराबर होंगे। इसी तरह उनके आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये हमें क्या याद करना है, यूक्लिड की अभिगृहीत 7 अभिगृहीत हैं और हमें सातों को याद करना है। अब मैं इसको भी मिटाता हूँ, ये चीज़ हो गई आपकी, और अभिगृहीत भी याद हो गई आपको, लिख भी लिया आपने, अभिगृहीत की परिभाषा भी लिख ली। अब हमें देखना है अवधारणाएं। अवधारणाएं क्या हैं? अभिगृहीत पढ़ ली हमने, अब हमें पढ़ना है अवधारणाएं। यूक्लिड ने कुछ अवधारणाएं भी दी थी, 5 अवधारणाएं दी थी। इनको हमें लिख के रखना है और इनको हमें याद करना है, इनका उपयोग कैसे करना है ये भी हमें समझना होगा। अब देखें, यूक्लिड ने पहली अवधारणा क्या दी थी, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आज से लगभग 1800 साल पहले की बात है। तब उन्होंने ये बात कह दी थी जो आज भी सत्य है और इनका उपयोग हम आज भी गणित में, ज्यामिति में करते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु, उन्होंने कहा 2 बिंदु ले लो आप, ए बी, चाहें तो आप उसके साथ इसको भी लिख सकते हैं अवधारणा को, कि उन्होंने कहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल सही बात है साहब, खींची जा सकती है। ये आज भी सही है कि एक बिंदु से 2 अलग अलग बिंदु ले लें तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा। ये बुनियादी तौर पर पहली बार बात कही गई थी किसी गणित के, जब शुरुआत थी गणित की, गणित प्रारंभ हो रहा था लिखित रूप से, तब ये बात कही गई थी जो आज भी सर्वमान्य है। ये बात हो गई। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा है, मान लो शांत रेखा इधर तक रुकी, इसको अनिश्चित रूप से दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये दूसरी उन्होंने अवधारणा कही थी। तो अभिगृहीत भी याद करना है और अवधारणा भी याद करना है, ठीक है। ये पहली बात थी, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या कही उन्होंने, किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। किसी बिंदु को हमने केंद्र मान लिया, एक ये त्रिज्या ले ली, ठीक है ना, ये बिंदु अपना ओ हो गया और ओ ये त्रिज्या ले ली, तो इस त्रिज्या का एक हम वृत्त खींच सकते हैं। किसी बिंदु को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर, ओ ये त्रिज्या में लेकर, इसको अब ये हम प्रकार से बनाते तो हम प्रकार से बड़े अच्छे से ऐसे बना लेते। आप जानते प्रकार से वृत्त बनाना, तो थोड़ा गोलाई आकार का बनता है आपका, बिल्कुल सही इस तरह से, ये मैं अंदाज से बना रहा हूँ। तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या प्रकार में लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये उन्होंने कहा था तीसरी अवधारणा में। फिर उन्होंने कहा सभी समकोण बराबर होते हैं। सभी समकोण बराबर होते हैं। हमने बहुत से त्रिभुज बनाए, ये भी 90 अंश का बनाया। कितने का बनाया? 90 अंश का। और भी हमने थोड़ा सा बड़ा चित्र बना लिया, उसमें भी हमने एक कोण बनाया, वो 90 अंश का बनाया। थोड़ा सा छोटा चित्र बनाया, उसमें भी 90 अंश का बनाया। ये सारे समकोण हैं। हमने कहा सभी समकोण बराबर होते हैं, चाहे आकृति छोटी हो बड़ी। यदि 90 अंश का कोण बना रहे तो सारे समकोण, 90 अंश का कोण समकोण कहलाएगा और सारे समकोण बराबर होते हैं। ये उन्होंने चौथी बात कही थी। चित्र बना के भी आप लिख सकते हैं, इनके लिए आप चित्र बना सकते हैं। किताब में देखें ये कहाँ हैं, हमने ये कहाँ से लिया है और कहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं। किताब में उस जगह जाएं, वहाँ चित्र बने हुए हैं तो देखें कि यूक्लिड की अवधारणाएं कहाँ दी गई हैं। लास्ट वाला थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो बेटा, ये एक 2 समांतर रेखाएं, ठीक है, इनको एक तीसरी रेखा काटती है, तो एक ओर के अंतःकोण ये कहलाते हैं और दूसरी ओर के अंतःकोण ये कहलाते हैं। अंतःकोण मतलब अंदर वाले, ये बहिष्कोण है। 2 रेखाओं को एक रेखा काटती है तो अंतःकोण बनते हैं। अब इनका योग हो सकता है कि ये 70 का हो और ये 80 का हो सकता है ये 110 का हो और ये 80 का हो, 70 का हो, ठीक है। अब इसमें ये बात ध्यान रखना है, यदि एक सीधी रेखा खींची जाए, और हम आपको बताएं महत्वपूर्ण बात क्या है जो आज मानी जाती है कि 2 समांतर रेखाएं जब खींची जाती हैं ऐसी, इधर जो कोण बनता है वो ये कोण बनता है, इनका टोटल 180 अंश होता है। एक्स वाई 2 समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और यहाँ जो वाई जेड बनता है इनका टोटल भी
क्या कहा जाता है, दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो एक ओर के अंतःकोण का टोटल 180 अंश होता है, जबकि रेखाएं कैसी हो, समांतर हों, ए बी और सी डी कैसी हो, समांतर। अभी हम समांतर रेखा की परिभाषा भी आपको बताएंगे। तो दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटती है, मान लो ये एफ, तो ये कोण जो कहलाते हैं एक ही ओर के अंतर, एक्स वाई एक ओर के हैं, वाई जेड दूसरी ओर के हैं, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है, जबकि रेखाएं कैसी हों, समांतर। लेकिन इन्होंने उस समय कुछ और बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था उसको देखते हैं हम, कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, अभी सीधी रेखाएं हमने थोड़ी सी तिरछी ले ली, अब ये समांतर रेखाएं नहीं, ये हमने बनाया, दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, इधर भी अंतःकोण, अब ये इनका टोटल 180 नहीं होगा एक्स वाई का, और वाई जेड यहाँ थोड़ा सा अलग ले लो, जेड पी कर दो, अलग अलग कोण कर, एक्स वाई और इसको ले लिया जेड, इस कोण को ले लिया पी। अब आपको दिख रहा होगा कि जेड बड़ा कोण है, एक्स छोटा कोण है, वाई छोटा कोण है, पी बड़ा कोण है। इन कोणों क्यों बनाए, इन दोनों कोणों का योग दो कोण से कम हो, मतलब ये कह रहे हैं कि जिस ओर टोटल 180 से कम होगा, एक्स और वाई अब न्यून कोण हो गए, इनका टोटल 180 से कम है, और इधर इस साइड के टोटल वाई जेड प्लस पी का मान जो है वो 180 से बड़ा है, और ये एक्स प्लस वाई का मान 180 से कम है। तो कह रहे हैं कि रेखाएं वहीं मिलेंगी जहां उनका टोटल 180 से कम है, इधर नहीं मिलेंगी। दो सीधी रेखाओं को तीसरी रेखा काटे तो ये रेखा वहीं मिलती हैं जिस ओर के अंतःकोणों का टोटल 180 से कम हो। पांचवी थोड़ी सी कठिन होती है। दो सीधी रेखाएं कहाँ मिलेंगी, इस बात के लिए उन्होंने बताया था कि दो सीधी रेखाएं, ये सीधी समांतर नहीं, सीधी रेखाएं पर तीसरी रेखा गिरती है, एक ओर के कोणों का योग 180 से कम है, एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 से अधिक है, तो ये रेखाएं वहीं मिलेंगी। ये धीरे धीरे आगे जाके कहाँ मिल जाएंगी, कहीं यहाँ मिल जाएंगी, मिलेंगी कि नहीं, तो वहाँ मिलेंगी जिस ओर टोटल 180 से कम है। ये बात पांचवी अवधारणा में कही गई थी। तो आपको तो याद करना है, इनको समझना भी है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझाया, फिर जब विद्यालय में आपको बताऊंगा तो और स्पष्ट रूप से इन पर चर्चा करेंगे, तो इसको भी आपको अवधारणाओं को भी याद करना है। अब आती है प्रश्नावली 5.1। 5.1 की चर्चा कर लूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में 5.1 5.1 का पहला सवाल ऑब्जेक्टिव है, इसको भी समझ लेना। पहले का पहला पेज नंबर ये दिया है 103 पर। एक ही बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। उन्होंने कहा एक ही बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। क्या सही है ये? नहीं, क्योंकि एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं? अनंत। इसलिए पहला असत्य होगा। पहला कैसा होगा? असत्य। एक बिंदु से अनेकों रेखाएं, अनंत रेखाएं की, उन्होंने कहा एक बिंदु से एक रेखा खींची जा, और हम अब जब देख रहे हैं कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं की, तो पहला कैसा है? असत्य। मैं प्रश्न नहीं लिख रहा, प्रश्न आपको उतारना है। दो बिंदुओं से होकर, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, कह रहे हैं कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या संभव है कि इससे अनंत रेखाएं दोनों से मिलकर, दोनों से होती हुई जाएं? ऐसी कितनी रेखाएं होंगी जो ए और बी से होकर जाएंगी? तो वो एक ही रेखा होगी, दो बिंदुओं से जाने वाली। अब दूसरी रेखा खींच के कोई बता दे। दूसरी रेखा नहीं खींचेगी, जो दोनों से होकर, ए से अकेले जा सकती है, बी से, लेकिन दोनों से होकर जो जाएगी वो एक ही रेखा होगी। इसलिए ये भी असत्य है। दो बिंदुओं से केवल एक रेखा जाती है। दो बिंदुओं से कितनी रेखा? केवल एक रेखा। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सही है, ये एक शांत रेखा है, ये हमने पढ़ा है, ये तो उसमें भी आया था। दूसरी अभिगृहित है, एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से अनंत तक बढ़ाया जा सकता, कहीं भी। ये तीसरा, इसलिए ये सत्य है। तीसरा कैसा है? सत्य है। चौथा देखें, इनको देखना है आपको। जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप किताब खोल के ये प्रश्न देखें, आपको बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा। पहले प्रश्न खोल लेना, प्रश्नावली 5.1 खोल लेना, प्रश्नावली 5.1, और उसमें से आप ये देखना कि पहला, दूसरा, तीसरा क्या है। चौथा दिया है, दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं, ये सत्य है।
ठीक है ना, ये सत्य हो जाएगा। पांचवा सवाल क्या दिया है, पांचवा छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें ये दिया है, चलिए वो भी बता देते हैं। ये अभिगृहित पर आधारित है। काय पे आधारित है? अभिगृहित पर। पांचवा सवाल उन्होंने कहा ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, पी क्यू बराबर एक्स वाई। ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो निश्चित रूप से ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ये सत्य है। ए बी यदि पी क्यू के बराबर है, उन्होंने कहा राम श्याम के बराबर है और श्याम मोहन के बराबर है। श्याम काय के बराबर है? मोहन के, तो राम मोहन के भी बराबर होगा। समझ में आई बात? ये इस तरह से ये सत्य है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं लिखना है, वो भी आप लिखेंगे ढूंढ के लिखेंगे। पूरे प्रश्न नहीं करना है, जितने मैं बता रहा हूँ आप अभी उतने प्रश्न कर लें। मेन तो इसमें जो था मैंने आपको बता दिया कि हमें अभिगृहित याद करना है। इसमें कोई प्रश्नावली ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी प्रश्नावली है। दूसरे में कुछ परिभाषाएं लिखना है। दूसरा सवाल पेज नंबर है 104। अब हमें परिभाषा लिखना है समांतर रेखा की। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं बहुवचन में समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखिए आप, पहली बात। दूसरी परिभाषा लिखना है लंब रेखाएं। काय की? लंब रेखाएं। तीसरी परिभाषा लिखना है रेखाखंड। रेखाखंड हम चाहें तो अब इसको भी मिटा सकते हैं। यूक्लिड की जो इधर अवधारणा लिखी है, अब आपने इसको उतार लिया होगा, अच्छे से इसको उतार लें। और हम अब इस पर कुछ सवाल हम कर लेंगे, अब जगह निकल आएगी। चलिए अभी और लिखता हूं। समांतर रेखाएं क्या है? समांतर रेखाओं की परिभाषा, पहले हम चित्र बना लेंगे। चित्र में ये लिखेंगे कि समांतर रेखाएं क्या है, कैसे इसको करना है। तो समांतर रेखाओं में हमेशा क्या रहता है, जब दो रेखाएं इस तरह से जाती हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। परिभाषा में बोल रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना कि वे सीधी रेखाएं जो आपस में बोर्ड पर लिखना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वे सीधी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उनको हम लिख लेंगे समांतर रेखाएं। दूसरी चीज़ है लंब रेखा। जब दो रेखाएं इस तरह से होती हैं जो एक दूसरे के बीच 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो वे लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखाएं, ये आपको लिखना है, अब कॉपी में लिखना है कि समांतर रेखाएं। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, या ऐसी सीधी रेखाएं जो किताब में भी परिभाषा दी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर ये ऐसी रेखाएं हो जाती हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काट रहे हैं। और लंब रेखाएं, जो रेखाएं जब इस तरह से होती हैं कि एक दूसरे के बीच 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो वे लंब रेखाएं कहलाती हैं। रेखाखंड, किसी रेखा, लंबी रेखा के बीच का छोटा सा भाग ए बी, किसी रेखा अलग बात होती, रेखाखंड अलग होता है। अभी मैं बताऊंगा, बिंदु अलग है, रेखाखंड अलग। तो रेखा का सीमित भाग, छोटा सा भाग, ये टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है। और रेखाखंड के दोनों सिरे कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। और रेखा के दोनों सिरे कैसे होते हैं? असीमित, अनंत दूरी तक जा सकती है रेखा और रेखाखंड में अंतर है। रेखा एक लंबी अनंत दूरी जाने वाली बिंदुओं का समुच्चय होता है, और रेखाखंड इसके दोनों सिरे सीमांत होते हैं, बंधे हुए होते हैं। फिर एक परिभाषा दी गई है वृत्त की त्रिज्या। फिर क्या है? चौथी परिभाषा दी है वृत्त की त्रिज्या। इसको भी आपको कॉपी में लिखना है, मैं देखूंगा कि कैसा आपने लिखा है। तो वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। नोट करना है इसको, वृत्त की त्रिज्या सुनना, अगर आप नहीं तो इसको आप 2-4 बार रिपीट कर रहा हूँ। वृत्त के केंद्र को
परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। तो केंद्र है और ये कहलाती परिधि। केंद्र से परिधि को, यही नहीं, यहाँ भी मिला दो तो त्रिज्या, यहाँ भी मिला दो तो त्रिज्या। एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं। एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होती हैं, अनंत। तो ये त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा हो गई। फिर है इसके बाद और देखते हैं इसमें, ये परिभाषाएं हैं। अब बोर्ड पर लिखने में बहुत समय लगता है इन परिभाषाओं को, तो आप किताब में देख लेना, या जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको रुक रुक के सुन के आप लिख सकते हैं। फिर एक दिया गया है वर्ग। वर्ग जो 5वीं परिभाषा दी गई है कि इसकी परिभाषा लिखो। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और इनके प्रत्येक भुजा के बीच 90 अंश का कोण होता है। ये भी लिखना पड़ेगा। प्रत्येक भुजा के बीच 90 अंश का कोण होता है। ये भुजा बराबर इसके चारों भुजाएं समान और प्रत्येक भुजा के बीच 90 अंश का कोण होता है। और आगे चल के ये भी रहेगा, इनके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। लेकिन अभी इतना ही आप ध्यान रखो कि प्रत्येक भुजा के बीच 90 अंश का कोण होता है। ये वर्ग की परिभाषा है। तो ये 5 परिभाषाएं आपको लिखना है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, और यदि आपसे कुछ सवाल बन जाते हैं इसके तो उनकी भी कोशिश करके देखना। अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ सवाल और दिए गए हैं, मैं बता रहा हूँ, ये कुछ हो सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। चौथा सवाल किताब से पहले आप पढ़ना। मैं किताब का सवाल यहाँ उतार नहीं रहा हूँ, और जब तक आप सवाल नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ से शुरू किया। 2 बार उस सवाल को पढ़ें, फिर इसको देखें कि क्या लिखा है चौथे सवाल में। चौथा सवाल पेज नंबर 104। 2 बिंदु ए बी के बीच बिंदु सी ऐसा है। 2 बिंदुओं ए बी के बीच सी ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी। सी यहाँ कहीं है और हमें दिया है ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर है बी सी के, ये हमें पता है, दिया है ए सी बराबर बी सी। तो सिद्ध कीजिए ए सी जो है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए सी ए बी की आधी है। ठीक है, इसको सवाल को हम देखते हैं कैसे करना है। ए सी बराबर है हाफ ए बी के। तो इस सवाल को करने के लिए हम यूक्लिड की अवधारणा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमने देखा, दिया था कि सी ऐसा बिंदु है कि ए सी और बी सी बराबर है, ये तो पता है हमें। अब हमने देखा था उसमें कि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो बराबर होता है। तो हम दोनों पक्षों में ए सी जोड़ सकते हैं। दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, ये क्या था, यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो बराबर होता है। अभिगृहित में हमने पढ़ा था, ये दूसरी या तीसरी अभिगृहित है। दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, चलो भाई, इसमें भी हमने जोड़ा ए सी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए सी। अब हमने देखा ए सी कितना हो गया, 2 ए सी। कितना हो गया, 2 ए सी। हमें सिद्ध क्या करना है, और ये देखो बी सी प्लस ए सी, तो ये तो बराबर ए बी के हो गया। अब ये बटे 2 उस तरफ चला जाएगा, तो ए सी बराबर 1/2 ए बी। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ए सी बराबर बी सी दिया था, सिद्ध करना था कि ए सी ए बी की आधी है। ये लेके चले, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ा, ए सी मिलके 2 ए सी हो गया। बी सी और ए सी मिलके पूरा ए बी, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी। ये 2 उस तरफ बटे में चला जाएगा, तो ए सी बराबर हाफ ए बी। इस तरह के 1-2 सवाल हैं, इनको भी देखना आप। एक सवाल और है इसी में बहुत ज़्यादा सवाल आते नहीं, क्योंकि ये बहुत 2 नंबर का प्रश्न होता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही परिभाषाएं ही आपसे पूछी जाएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर एक सवाल और है फिर दिया हुआ है 6वां सवाल। 5वां छोड़ देना, जो जितने में करा रहा हूँ अभी आप उतना कर लेना। एक रेखा खींची हुई है ऐसी, 6वां सवाल 104 पेज पे, एक ऐसी रेखा खींची हुई है। यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है सी और यहाँ लिखा हुआ है डी। हमें दिया है, कुछ चीज़ दी गई है। सवाल को पढ़ना पहले आप, क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी।
AC बराबर BD। देखो AC कहाँ से कहाँ तक है, उन्होंने कहा साहब जितनी AC है मान लो 5 सेंटीमीटर है तो BD भी 5 सेंटीमीटर होगी। AC बराबर BD हमें पता है, तो सिद्ध करके दिखाना है AB बराबर CD। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि AB बराबर CD, ये सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हमने किया AC और ये हमें दिया था AC बराबर BD। ठीक से नहीं आया ये, किताब से थोड़ा सा देख लेना। AC बराबर हमें दिया था BD और रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, किताब में सही नहीं छपा था, कौन सा सवाल है, अच्छा जी 6वां सवाल। AB बराबर CD सिद्ध करना है, तो हमने दोनों पक्षों में क्या किया, अब हमने दोनों पक्षों में अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग तोड़ दिया। AC बराबर BD, देखो AC इतनी है तो AC को हम लिख दें AB प्लस BC। ध्यान देना, इसको क्या लिख दिया, AB प्लस BC। AC कहाँ से कहाँ तक थी, इतनी, तो इसको दो भागों में तोड़ के लिख दें तो AB प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं। AC को लिख दिया और BD को लिखा हमने, BD को सॉरी BD कहाँ से कहाँ तक इधर है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते, BC प्लस CD। बस इसी स्टेप में सब कुछ है। AC बराबर BD दिया था, AC को हमने दो भागों में तोड़ दिया, AB प्लस BC, क्योंकि लंबी रेखा को दो भागों में लिख सकते हैं, और BD को यहाँ से यहाँ तक ना लिख के हमने लिखा BC प्लस CD। अब हम दोनों पक्षों में BC घटा सकते हैं, दोनों पक्षों से। तो ये सवाल थोड़े से अटपटे हैं क्योंकि ये अभिगृहित पर आधारित हैं। दोनों पक्षों में से BC घटाने पर, अभी हमने अभिगृहित में पढ़ा था ना कि बराबर में से बराबर घटाया जाए, ये इसके बराबर है, बराबर क्या घटा रहे हैं, BC दोनों तरफ से हम घटा रहे हैं। तो AB प्लस BC और माइनस BC इधर भी घटा दिया, और BC प्लस CD और माइनस BC दोनों में से घटा दिया, ये माइनस BC दोनों में से घटा दी। देखो इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे के पास क्या बचा, AB बराबर CD। इस तरह से यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से एक दो सवाल ऐसे कभी ये आए हैं वार्षिक परीक्षा में, इसलिए मैंने एक दो सवाल ये बता दिए, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके सारांश को ज़रूर देखना, सारांश में कुछ महत्वपूर्ण बातें मिल जाए तो उसको आप कर सकते हैं, बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सारांश में से ध्यान से कुछ कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। अभी आप इस अध्याय को इतना ही कर लें, इसको समझ लें, यूक्लिड की परिभाषाएं, उसकी अवधारणा समझ लें, अभिगृहित समझ लें। सवाल जितने बन जाएं तो और करें, नहीं तो सवाल ज़्यादा ना करें। इस पाठ में से जो निर्धारित अंक हैं वो हमारे वार्षिक परीक्षा में तो 2 अंक हैं, 2 अंक का आता है, बहुत छोटा सा पाठ है ये। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, छोटा सा 2 अंक का पूछते हैं तो छोटी छोटी बातें पूछते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय को आप कर लें, इतना ही काफ़ी है। एक ही वीडियो में हमें ये पूरा अध्याय करना है, अच्छे से जमा के लिख लें, और जो बातें अच्छी लगती हैं आपको इस अध्याय की वो भी इसमें आप लिख लें। चलिए देखते रहें वीडियो आप, और निरंतर अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। भले ही हमारे विद्यालय नहीं लग रहे हैं तो भी हमें क्या है, इन वीडियोस के माध्यम से, डिजीलैब से जो वीडियो आते हैं आपके, हमें राज्य शासन से, भोपाल से मिलते हैं, उनको देखें, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है। निरंतर पढ़ते रहें, अच्छा होमवर्क करें, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखें, अच्छे से अच्छा काम करें, है ना। 9th क्लास के बच्चे अभी छोटे होते हैं, उन्हें होमवर्क करने में ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा हो। प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर होना चाहिए। जिस बच्चे का प्रस्तुतिकरण अच्छा है, इसका मतलब वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। प्रस्तुतिकरण से आशय होता है आपका लिखना, आपके अंक लिखना, आपके अक्षर लिखना, आपके जमाने का तरीका। लापरवाही से काम नहीं होना चाहिए, बहुत गंभीरता से काम करें। आपकी शुरुआत है, 9वीं कक्षा है, बड़ी कक्षा है, और अच्छे से गणित करें। ठीक है, करते रहें गणित।